दुनिया का एक ऐसा मुल्क जहाँ आज से महज 40-50 साल पहले गुरबत और अफलास के डेरे थे, इस वक्त वो दुनिया का सुपर पावर मुल्क बन चुका है। एक वक्त में जो वो आलमी तन्हाई आइसोलेशन का शिकार था, मगर इस वक्त वो दुनिया के लिए लाजिम और मजलूम बन चुका है। एक ऐसा मुल्क जो दुनिया का गरीब तरीन मुल्क था, वो आखिर दुनिया का सबसे अमीर तरीन मुल्क कैसे बना। हम बात कर रहे हैं चाइना की, जो उस वक्त एक उभरती हुई आलमी ताकत है, जिससे दुनिया का कोई भी मुल्क डायरेक्ट पंगा लेने का नहीं सोच सकता। 1990 में चाइना का जीडीपी 983 अरब डॉलर था, जबकि इंडिया का जीडीपी 1202 अरब डॉलर था। यानी इंडिया 1990 में चाइना से आगे था। मगर आज 2024 के आदाद शुमार को देखा जाए तो चाइना का जीडीपी इस वक्त 18,000 अरब डॉलर से ज्यादा है, जबकि इंडिया का जीडीपी महज 4,000 अरब डॉलर है। China's economic growth surprisingly strong in the final months of the year. Boosted the overall performance for the. आखिर 30 से 40 सालों के दरमियान ऐसा क्या हुआ जो चाइना को जमीन से आसमान की बुलंदियों पर ले गया? ऐसा क्या करिश्मा मुमकिन हो पाया कि चाइना आज अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मैशियत और दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर मुल्क है? आज की वीडियो में हम चाइना की तरक्की को एक्सप्लेन करेंगे। इस कहानी का आगाज दूसरी जंग अजीम यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ। जापान को चाइना से शिकस्त खाकर चाइना से निकलना पड़ा, मगर दोस्तों जापान के निकलने के बाद भी चाइना में अमन कायम न हो सका। 1945 में चाइना में बदतरीन सिविल वार यानी मुल्क में खाना जंगी पैदा हो गई। ये बदतरीन खाना जंगी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और नेशनलिस्ट पार्टी के दरमियान थी। एक तरफ कम्युनिस्ट पार्टी को लीड कर रहे थे माओ जेडोंग, जबकि दूसरी तरफ नेशनलिस्ट पार्टी को लीड कर रहे होते हैं काई शेक। ये भयानक और पूर्ण सिविल वार तकरीबन 4 सालों तक जारी रही, जिसके नतीजे में 50 लाख से 70 लाख के दरमियान लोग मारे गए। और फिर 1949 में ये सिविल वॉर कम्युनिस्ट पार्टी की जीत पर खत्म हुई। नेशनलिस्ट पार्टी के काई शेक भागकर करीबी जजीरे पर मुंतकिल हो गए, जिसे आज दुनिया ताइवान के नाम से जानती है। ताइवान आज खुद को एक आज़ाद मुल्क कहता है, मगर ताइवान के हवाले से चीन की सरकारी पॉलिसी ये है कि ताइवान चीन का हिस्सा है और जरूरत पड़ने पर चीन ताकत के जोर पर ताइवान को चीन में शामिल कर लेगा। 1 अक्टूबर 1949 को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का क़याम अमल में लाया गया और इसके लीडर होते हैं माओ जेडोंग। ये वही माओ जेडोंग थे जिन्होंने सिविल वॉर में नेशनलिस्ट पार्टी को शिकस्त दी थी। जिसको चाइना आज़ाद हुआ उसको चाइना इंतहाई गरीब था और इसके अलावा चाइना कम्युनिस्ट नजरियात का हामिल था, तो इसके अमेरिका और मगरब के साथ सिफारती ताल्लुकात भी कायम नहीं थे। इसलिए चाइना आलमी सतह पर भी तन्हाई का शिकार था और अब माओ को मुल्क चलाने के लिए खुद पे ही डिपेंड करना पड़ा। इक़्तिदार संभालने के बाद माओ ने पूरे मुल्क में बड़ी तादाद में तालीमी इदारे बनाना शुरू कर दिए। माओ जेडोंग के पूरे दौर का जायजा लिया जाए तो माओ ने अपने पूरे दौर में तकरीबन 12 लाख से ज्यादा प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल कायम किए। उन्होंने इस पॉजिटिव चेहरे का दूसरा रुख ये भी था कि माओ जेडोंग एक सख्त गिर डिक्टेटर थे, जो बिना सोचे समझे, बिना मशवरे और तजर्बे के इतना बड़ा मुल्क चला रहे थे। उन्होंने चाइना में कुछ ऐसे नाकाम तजर्बे किए जिनसे हजारों या लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की तादाद में लोग मारे गए। और आखिर वो नाकाम मंसूबे क्या थे? माओ ने जो पहला मंसूबा शुरू किया उसका नाम था द ग्रेट लीप फॉरवर्ड, और इस मंसूबे के तहत माओ ने पूरे मुल्क में स्टील बनाने वाले कारखाने कायम करना शुरू कर दिए। और इन कारखानों को चलाने के लिए माओ ने न सिर्फ शहरों बल्कि देहातों और गाँवों से भी लोगों को पकड़ कर स्टील बनाने पर लगा दिया। इन गाँव और देहातों के लोगों में अक्सरियत किसानों की थी। शुरू में ये मंसूबा बहुत शानदार मालूम हो रहा था और ऐसा महसूस हो रहा था कि इस मंसूबे की कामयाबी से चाइना अपने कदमों पर खड़ा हो जाएगा, मगर देखते ही देखते ये मंसूबा बुरी तरीके से नाकाम साबित हुआ। इस मंसूबे की नाकामी की बुनियादी वजह ये थी कि माओ ने पूरे मुल्क से बड़ी तादाद में किसानों को स्टील बनाने पर लगा दिया था। अब इतने बड़े मुल्क की आबादी के लिए अनाज कौन पैदा करता? जो बचे कुछ किसान थे वो इस काबिल नहीं थे या उनकी तादाद इतनी नहीं थी तो इतनी बड़ी आबादी के लिए अनाज पैदा कर सके, और रही सही कसर खराब मौसम ने पूरी कर दी। और अब इसका नतीजा बहुत भयानक निकला। पूरे मुल्क में भूख के लाले पड़ गए और भूख से लोग धड़ाधड़ बढ़ने लगे। अब चाइना में 20वीं सदी का
सबसे बड़ा कहर पड़ा, जिसमें तकरीबन 1 करोड़ से 4 करोड़ के दरमियान लोग मारे गए। चाइना को मजबूत कदमों पर खड़ा करने का यह मंसूबा बुरी तरीके से नाकाम हो गया था और मजबूरन माओ को यह मंसूबा बंद करना पड़ा। मगर इस कदर भयानक तबाही का अवामी रद्द-ए-अमल आना फितरी बात थी, मगर सख्त गिर डिक्टेटर माओ ने इस अवामी रद्द-ए-अमल से बचने के लिए एक और नया मंसूबा मुतारिफ करवाया, जिसका नाम कल्चरल रेवोल्यूशन रखा गया, यानी सकाफती इनकलाब। नाम सुनने में ऐसा महसूस हो रहा था कि ये कोई सकाफत से जुड़ा मंसूबा हो सकता है, मगर माओ ने कल्चरल रेवोल्यूशन की आड़ में रेड गार्ड्स के नाम से नौजवानों का एक मुसल्लह ग्रुप कायम कर दिया, जो माओ की आइडियोलॉजी और माओ पर तनकीद करने वाली अवाम और मुखालिफिन को चुन चुन कर कत्ल करने लगा। बात महज अवाम और अपने मुखालिफिन को कत्ल करवाने तक महदूद नहीं थी। माओ ने रेड गार्ड के जरिए अपने ही कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर भी मौजूद ऐसे लोगों को कत्ल करवाना शुरू कर दिया था जो माओ पर पार्टी के अंदर से तनकीद कर रहे थे। इस कल्चरल रेवोल्यूशन या सकाफती इनकलाब के नतीजे में भी बहुत से लोग मारे गए और फिर 9 सितंबर 1976 को माओ जेडोंग दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। मगर फिर 1976 में माओ की मौत के बाद चाइना को एक ऐसा लीडर मिला जिसका दौर चाइना की तरक्की के लिए अहम तरीन टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। मगर आखिर वो लीडर कौन था? माओ की वफात के बाद अब चाइना का इक़्तिदार संभाला माओ की पॉलिसियों पर तनकीद करने वाले और कम्युनिस्ट पार्टी के कदावर रहनुमा डेंग जियाओपिंग ने। डेंग जियाओपिंग को फादर ऑफ मॉडर्न चाइना या जदीद चीन का बानी भी कहा जाता है, क्योंकि उनके दौर में चाइना ने जमीन से आसमान की बुलंदियों तक पहुंचने का सफर तय किया। उन्होंने माओ के मुकाबले में अब चाइना के लोगों को माशी तौर पर फ्रीडम देने का फैसला किया। माओ के दौर में चाइना में तमाम छोटे बड़े कारोबार, खेतों में काश्तकारी, ये सब हुकूमत की सख्त निगरानी में होते थे। मगर डेंग जियाओपिंग ने माओ के मुकाबले में लोगों को, किसानों को आज़ादी दी कि वो जिस तरह की फसल चाहे अपने खेत पर काश्त कर सकते हैं और जिस मिक़दार में चाहे वो उगा सकते हैं। इसके अलावा वो इस फसल को बेचने के बाद इसके मुनाफे का एक हिस्सा भी रख सकते हैं। और इसी तरह की आज़ादी डेंग जियाओपिंग ने छोटे और बड़े कारोबार करने वालों को भी दी। डेंग जियाओपिंग ने दूसरा सबसे अहम तरीन काम यह किया कि उन्होंने चाइना में लिटरेसी रेट बढ़ाने का फैसला किया। डेंग जियाओपिंग ये जानते थे कि दुनिया का कोई भी मुल्क उस वक्त तक तरक्की याफ्ता नहीं बन सकता जब तक उस मुल्क की आवाम तालीम याफ्ता, वेल एजुकेटेड ना हो। डेंग ने चाइना की आवाम को साइंसी तौर पर, टेक्निकल तौर पर एजुकेट किया और उन्हें हाई स्किलफुल बनाया। इस तमाम तर मरहले में डेंग ने एजुकेशन पर बेतहाशा पैसा खर्च किया और आहिस्ता आहिस्ता चाइना में एजुकेटेड लोगों की तादाद हजारों या लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में बढ़ने लगी। करोड़ों की तादाद में चाइना की आवाम को एजुकेटेड और स्किलफुल बनाने के बाद अब डेंग ने अपना अगला पत्ता खेला। उन्होंने चाइना में हजारों की तादाद में इंडस्ट्रियां कायम करना शुरू कर दी। लिहाजा इन इंडस्ट्रीज में करोड़ों लोगों को रोजगार मिला और मुल्क में गुर्बत में नुमाया कमी वाक़ई होने लगी। और फिर देखते ही देखते चाइना में लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड, तर्ज़े जिंदगी बढ़ने लगा। डेंग जियाओपिंग ने एक और अहम तरीन काम ये किया कि उन्होंने अपना सॉफ्ट इमेज बनाना शुरू कर दिया ताकि इंटरनेशनल इन्वेस्टर को चाइना में सरमायाकारी करने के लिए माइल किया जा सके। इसी सिलसिले में 1979 में डेंग जियाओपिंग ने अमेरिका का दौरा किया। चाइना की आज़ादी के बाद एक किसी भी कम्युनिस्ट सदर का अमेरिका का पहला दौरा था और इस दौरे से पूरी दुनिया में एक मुस्बत पैगाम गया और अमेरिका और चाइना के सफारती ताल्लुकात भी कायम हो गए और चीन में भारी सरमायाकारी होने लगी। डेंग ने इन इंटरनेशनल इन्वेस्टर को टैक्सेस और ड्यूटीज में छूट दी। अब इंडस्ट्रीज के बाद चाइना बैरूनी सरमायाकारी के जरिए भारी ज़रिए मुबादला कमा रहा था और अरबों की तादाद में डॉलर चाइना आ रहे थे। 2001 में चाइना तिजारत की आलमी तंजीम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हुआ, जिससे इसे बहुत फायदा हुआ और देखते ही देखते चाइना की प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में फैल गई। 25 फरवरी 2021 को चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में एक शानदार तकरीब मुनक्किद हुई और इस तकरीब से खिताब करते हुए चीन के सदर शी जिनपिंग ने मुल्क से गुर्बत के मुकम्मल खात्मे का ऐलान किया। यहाँ यह बताते चले कि 90 की दहाई से पहले चीन में तकरीबन 75 करोड़ से ज्यादा लोग गुर्बत की जिंदगी बसर कर रहे थे और आज 2024 में चीन से गुर्बत का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो चुका है। ये चीन का अपने आप में एक बहुत बड़ा कारनामा है। इसके मुकाबले में चीन से पहले आज़ाद होने वाले एशिया के 2 और मुल्क इंडिया और पाकिस्तान में आज भी गुर्बत का रेशो बहुत ज़्यादा है। 1980 में चाइना एजुकेशन पर अपने टोटल जीडीपी का 2% खर्च कर रहा था
और देखते ही देखते वक्त के साथ ये बढ़ता ही चला गया और आज चाइना अपने टोटल जीडीपी का एजुकेशन पर 4% से ज़्यादा खर्च कर रहा है। यहाँ ये बताते चले कि इस वक्त अमेरिका अपने टोटल जीडीपी का एजुकेशन पर 6.05 खर्च कर रहा है। इसके अलावा चाइना हेल्थ पर भी बहुत पैसा खर्च करता है। 2022 के आदादोशुमार के मुताबिक चाइना हेल्थ पर अपने टोटल जीडीपी का 7% खर्च करता है और अमेरिका 16%, जबकि पाकिस्तान अपने टोटल जीडीपी का 1.4% हेल्थ पर खर्च करता है। साइंस और टेक्नोलॉजी में पैसा खर्च करने का नतीजा ये निकला कि चाइना अमेरिका और रशिया के बाद चांद पर पहुंचने वाला दुनिया का तीसरा मुल्क था। इसके अलावा टेक्नोलॉजी में चाइना की कंपनी हुआवे आलमी सतह पर लीडिंग रोल अदा कर रही है। 1970 में चाइना का आलमी पैदावार में हिस्सा महज 2% था, जबकि 2020 के आदादोशुमार के मुताबिक चाइना का आलमी पैदावार में हिस्सा 25% से भी ज्यादा है। इसके अलावा चाइना इस वक्त पूरी दुनिया में 200 मुल्कों से तिजारत कर रहा है। China is the world's second largest economy and the biggest importer. But 40 years ago, The US and China have begun talks to try to improve relations. The Managers Index declined to 49.2 last month from 51.9 in March. Warning signs for the global economy on Thursday. New data for June show पूरी दुनिया में 80% एयर कंडीशन, 70% मोबाइल फोन, 60% जूते, 50% स्टील, इसके अलावा लैपटॉप और कंप्यूटर भी बड़ी तादाद में चाइना पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करता है। चीन पूरी दुनिया के लिए न सिर्फ अपने मुल्क में प्रोडक्ट्स तैयार कर रहा है, बल्कि इन प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए उसने वन बेल्ट वन रोड के नाम से एक शानदार मंसूबा शुरू किया है। इसके जरिए चीन सड़कों का एक लंबा जाल बिछा रहा है। सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी इसी मंसूबे का हिस्सा है। वन बेल्ट वन रोड मंसूबे के तहत चाइना 2 अहम तरीन रास्ते बना रहा है। एक रास्ता पाकिस्तान की गवादर पोर्ट से होता हुआ अरब ममालिक और अफ्रीका के ममालिक तक जाता है, जबकि दूसरा अहम तरीन रास्ता तुर्कमेनिस्तान, ईरान और तुर्की के जरिए मगरबी ममालिक तक जाता है। और इन दोनों रास्तों के जरिए चीन अरबों डॉलर की तिजारत करता है। चीन की तरक्की के बुनियादी रास्तों में एक अहम तरीन राज मुल्क से मुकम्मल तौर पर करप्शन बदउनवानी का खात्मा है। चीन में करप्शन के खिलाफ सख्त कवानीन मौजूद हैं, जिन पर बिला तफरीक अमल दरामद होता है। सिर्फ 2021 के आदादोशुमार के मुताबिक चीन ने 39,98,000 लोगों को करप्शन के केसेस में सख्त सजाएं दी। इसके अलावा 1,273 करप्शन करने वाले चाइनीज लोगों को पूरी दुनिया से पकड़कर चाइना में लाया गया और इससे तकरीबन $5 बिलियन काला धन बरामद किया। इसके अलावा चीन दुनिया भर में गैर जरूरी जंगों से भी इश्तराक करता है। चीन ये जानता है कि इन जंगों से माशी तौर पर किस कदर नुकसान पहुंचता है, इसलिए चीन ने अपने क़याम से लेकर अब तक सिर्फ एक ही जंग 1962 में इंडिया के खिलाफ लड़ी थी और तब से लेकर अब तक चीन ने कोई भी बड़ी जंग बाकायदा तौर पर नहीं लड़ी। चीन की तरक्की में तीसरी और सबसे अहम तरीन वजह यह है कि इस वक्त चीन का लिटरेसी रेशो 99.83 है, यानी चीन में इस वक्त हर शख्स वेल एजुकेटेड है। यहाँ रिकॉर्ड के ये बताते चले कि पाकिस्तान का लिटरेसी रेशो 58 यानी 58%, जबकि इंडिया का लिटरेसी रेशो 81% है। बिलाशुबा चीन इस वक्त एक आलमी सुपर पावर का दर्जा रखता है और अमेरिका के बाद चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मैशियत है। मगर चीन की ताकत सिर्फ माशी तौर पर महदूद नहीं है, चीन सियासी और दिफाई तौर पर भी बहुत ज्यादा ताकतवर है। सियासी तौर पर चीन अक़वाम मुत्तहिदा के सबसे ताकतवर इदारे सलामती कौंसिल का मुस्तकिल रुकन यानी परमानेंट मेंबर है और इसके जरिए चीन को वीटो पावर का हक हासिल है। चीन वीटो पावर के जरिए दुनिया के किसी भी अहम तरीन फैसले को रद्द करने की ताकत रखता है। दिफाई लिहाज से देखा जाए तो चीन की फौज दुनिया की सबसे बड़ी फौज है, मगर आलमी इदारे नेशनल पावर इंडेक्स की जानिब से चीन की फौजी ताकत को सबसे बड़ी फौजी ताकत नहीं माना जाता। नेशनल पावर इंडेक्स में अमेरिका और रशिया के बाद चीन की फौज को दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर फौज कहा गया है। चीन की करिश्माती तरक्की के हवाले से आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और तारीख के सनसनीखेज वाक़या जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।